हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। फिर से एक बार, क्या नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम है चैप्टर का। और शेयर कैपिटल या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों को परेशान करता है पूरे सिलेबस में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें आपको लगता है कि भाई हाँ यार, दिमाग तो बहुत ज़्यादा लग गया मेरा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को, इस चैप्टर को थोड़ा आसान करते हैं और एंड तक इस वीडियो को देखिए। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। तो पहले बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, डिटेल में बात करते हैं। तो इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। एक बिजनेस कंसर्न यानी एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को शो करने वाली स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल यानी एक साल से लेकर दूसरे साल तक, 2019 की बात करें फिर 2020 की बात करें, तो 19 से लेकर 20 तक जो भी चेंजेस आए, ये क्या है बेटा, एक डिफरेंट इंटरवल है। और जो भी हम बात करेंगे वो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट की ही करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश की पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, कैश के इक्विवेलेंट यानी कैश जैसी कोई चीज है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो अब बात आती है कैश क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो कैश इन हैंड यानी जो वो है ना, हरे हरे नोट, अब तो गुलाबी गुलाबी हो गए, तो वो जो नोट है वो आपके हाथ में, वही आपका कैश है। या फिर तो नहीं, मतलब एंड इसके अलावा और क्या इंक्लूड होता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी बैंक में जो आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो बेटा कभी भी डिमांड पे आपको मिल सकता है। यानी आपने बोला बैंक तुम्हारे पास मेरे 1 लाख रुपए, चलो उसमें 10,000 दो, तो बेटा तुरंत मिलेंगे। यानी डिमांड डिपॉजिट है, ऐसा डिपॉजिट जो आपकी डिमांड पे आपको वापस मिल जाए, तो वो भी कैश है। एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश के बराबर का दर्जा जिसको दिया है उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible into non amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value। तो बेटा यहाँ पे क्या मतलब हुआ, बहुत प्यारी भाई डेफिनेशन लगती है मुझे ये, कि पहली बात तो जो हम जिसको हम कैश के इक्विवेलेंट मान रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए। अब कैश क्या, कैश को आप कभी भी यूज कर सकते हो, उसके किसी भी चीज की वैल्यू को देने के लिए आप कैश का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसी कोई चीज कि आपको कोई चीज लेनी है, उसके बदले आपको जो पेमेंट करनी है, जो वैल्यू डिलीवर अपनी साइड से करनी है, वो कैश होती है। तो क्या कैश के अलावा भी कुछ और हो सकता है, वही है कैश इक्विवेलेंट। तो वो शॉर्ट टर्म होता है ना बेटा, क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है और हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का मतलब क्या, जो एकदम से ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, एकदम से ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना। मतलब कैश और ऐसी वस्तु जो बिल्कुल ही कैश ही है, बस कैश नहीं है। समझ में आ रही है बात। जैसे गोल्ड एक ऐसी चीज है बेटा कि तुम बाहर जाओ तुम तुरंत पैसा मिलेगा। सुनार के पास जाओ, ये लो जी हमें मेरे को पैसा दे दो इसके बदले, सुनार भी कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार इसके बदले हम पैसा नहीं दे सकते या 1 साल बाद पैसा मिलेगा, नहीं, वो तुरंत पैसा देगा। तो बेटा गोल्ड क्या है, कैश का इक्विवेलेंट है, कैश के बराबर का दर्जा उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आगे क्या लिखा है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट है, क्यों कि भाई एकदम से कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। पहली चीज तो क्या, कि जो भी चीज कैश के बराबर है वो कैश में कन्वर्ट होने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, और वो भी नॉन अमाउंट ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड लेके गए, आपको पता ही नहीं है कितने रुपए आपको इस चीज के मिलेंगे, ठीक है, नहीं पता, तो बेटा फिर उसको कैश नहीं बोल सकते। अब अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो आप उसको दिखाकर बोल सकते ना 100 रुपए ही है। क्या एक नोट निकाल कर बोलोगे पता नहीं इसमें 100 रुपए हैं या 50 रुपए हैं या 1000 रुपए हैं, आपको पता होता है ना, एक नोट की वैल्यू पता होती है, करेंसी नोट जो होता है हमारा। ऐसे ही जो भी आप जिसको आप कैश के इक्विवेलेंट मान रहे हो उस चीज की एक्चुअल नॉन अमाउंट आपको पता होना चाहिए, तभी उसको हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं। विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, बेटा उस पर कोई वैल्यू चेंज होने का रिस्क भी नहीं है, उसमें वैल्यू चेंज होने का कोई रिस्क भी नहीं है। आ रही है बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें बताया कि जो भी चीजें होंगी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हिसाब से होंगी, तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हम, ठीक है, अकाउंट नहीं है बेटा, स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक। टू असर्टेन द स्पेसिफिक सोर्स फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है, फ्रॉम विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर जनरेटेड। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाना होता है ताकि आप ये देखना चाहते हैं कौन सी एक्टिविटीज से आप कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर रहे हो, यानी कहां से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज जो कैश जनरेट कर रहे हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट। फिर आपको ये असर्टेन करना होता है कि स्पेसिफिक यूजेस, कि जो आपका पैसा जा रहा है वो कहां जा रहा है, किस एक्टिविटी की वजह से जा रहा है, ठीक है, तो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट कहां पे यूज हुआ। तो पहले दो पॉइंट में क्या बेटा, क्या रीजन बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, कि पैसा कहां से आ रहा है, दूसरा रीजन बताया कि पैसा कहां से जा रहा है, ठीक है, पैसे का आना यानी इनफ्लो, जाना यानी आउटफ्लो, दोनों का पता लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड लास्ट में कि जो भी जितनी भी एक्टिविटीज जिससे पैसा आ रहा है और जा रहा है उससे नेट चेंज क्या आ रहा है, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा एक्चुअल में हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट के टर्म्स में कितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है या बुरी फाइनेंशियल पोजीशन है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि भाई अब सारी बातें एक्टिविटीज पे आकर रुक गई हैं, तो ये भी देख लो कौन सी एक्टिविटीज है, कितने टाइप की एक्टिविटीज है। तो बेटा AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, जो किसके लिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास, ठीक है, वो हमें बताता है कि एक्टिविटीज 3 तरह की है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और पूरे के पूरे जो आगे के जो अब चैप्टर बचा है इसके अंदर सब कुछ यही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो एक एक करके एक्टिविटीज को समझना शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। सर ऑपरेटिंग लिखा था पहले, इन्वेस्टिंग समझो, ऑपरेटिंग एंड में समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा एंड में क्यों समझना है। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट। क्या बेटा, किसका एक्विजिशन, किसका डिस्पोजल, लॉन्ग टर्म असेट का एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म असेट का डिस्पोजल, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। कह रहे हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट का भी एक्विजिशन और डिस्पोजल, लेकिन वो वाली इन्वेस्टमेंट मत सोचना जो कैश इक्विवेलेंट में आती है, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म होती है। यहाँ पे तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजैक्शन, सर समझ में नहीं आया ऊपर, पता है मुझे, ठीक है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव असेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। तो बेटा यहाँ पे मैंने पहले ही सर्कल में लिख दिया इसको कि ये क्या है बेटा, एक्विजिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्पोजल इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो सीधी सीधी इंग्लिश ना बोली जा रही इनसे, वही समझा रहे हैं बेटा। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, बाय करना, ठीक है, और डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना। वैसे हमेशा डिस्पोजल का मतलब सेल करना नहीं होता, कभी कभी स्क्रैप में भी चली जाती है जब पूरी हम उसकी यूजफुल लाइफ को कंज्यूम कर लेते हैं किसी भी एसेट की। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीधा बोला कि कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, उसका खरीदना बेचना। अब बेटा कोई असेट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद ली मैंने 4 करोड़ रुपए की, अब बेटा वो मेरे बिजनेस में काम करे आएगी ना, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। और भाई क्या खरीदे, लॉन्ग टर्म में खरीदे हैं मैंने, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है। बता दिया इसमें कि भाई इसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम, वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं जो परचेज करना, सेल करना लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव असेट को, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा, जिसको हम रीसेल करने के लिए अपने पास नहीं रखते, हम इसलिए होल्ड करके नहीं बैठे हैं कि हम उसको रीसेल करेंगे, हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे, ठीक है। हम उसको रीसेल नहीं करना चाहते, कोई स्टॉक थोड़ी है हमारा। तो ये सारी चीजें, तो बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग बेचना, कोई भी असेट खरीदना बेचना, ठीक है। बिल्डिंग खरीदी थी तो उससे रेंटल इनकम आ रही थी, रेंट आता था, तो बेटा ये कब क्यों हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी हमने और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम क्रिएट हुई, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगी। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे समझेंगे। फिर बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बेटा आपने सुना होगा अपने बिजनेस को फाइनेंस किया हमने, पैसा लाए हम उसके अंदर, तो बेटा
जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, यानी जो पैसे का, जो भी पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस में, या बिजनेस को जितने पैसे की जरूरत है वो कहाँ से आ रहा है, उसे बोल रहे हैं फाइनेंस कर रहे हैं हम अपने बिजनेस को। क्या कर रहे हैं बेटा? हम फाइनेंस कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आता है? या तो मालिक खुद लगाएगा या फिर हमें उधार लेना पड़ेगा, डेट। दो ही चीजें होती है। तो देखो, उसी चीज से रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। These are the activities which result in change in size and composition of owners capital। ठीक है, ओनर्स कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी आती है, प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, एंड बोरोइंग यानी डेट आपका, ठीक है, जैसे डिबेंचर्स ऑफ द इंटरप्राइज। तो बेटा शेयर इशू किया तो पैसा आया, डिबेंचर इशू किया तो पैसा आया। तो बेटा अपने बिजनेस को आप क्या करो? फाइनेंस कर रहे हो, फंड्स ला के दे रहे हो, है ना, इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब तुमने जब शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, तो बेटा डिबेंचर को एक टाइम पर रिडीम भी तो करना पड़ेगा, पैसा लौटाना भी तो पड़ेगा। तो बेटा इसका अपोजिट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप डिबेंचर इशू ना करते तो कभी रिडीम ना करना पड़ता। अब बेटा डिबेंचर इशू किया है तो रिडीम भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। आपने शेयर इशू किए तो भाई वो मालिक बन गए जिन्होंने शेयर खरीदे, शेयर होल्डर हमारे। अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट में से डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आपने उन लोगों को मालिक बनाया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से डिविडेंड देना पड़ रहा है। तो डिविडेंड पेड, ये क्या है बेटा? ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। आ रही है बात समझ में? और इससे बेटा हमें क्या बताता है? इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर बाय प्रोवाइडर्स ऑफ द फंड्स। तो जो भी प्रोवाइडर हैं, चाहे शेयर होल्डर हैं, चाहे डिवेंचर्स हैं, चाहे बैंक ने लोन दिया है, तो हम फ्यूचर के जो क्लेम है उनको प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि भाई हम किसको कितना कितना पैसा लौटाना है। ठीक है, फिर आता है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे प्यारी, सबसे खतरनाक। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है बेटा? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू यानी मेन जो रेवेन्यू यानी पैसा आता है, सेल आपकी, इनकम आपकी, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो जो प्रिंसिपल यानी मेन इनकम जो है आपके बिजनेस की, उसको प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। अब हमारी मेन एक्टिविटीज हैं क्या? उन्हीं को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं। सेल करना, परचेस करना, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी है। नहीं तो आप क्या करोगे बेटा? आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसको प्रोसेस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, फिर उसको बेटा क्या करोगे? सेल करोगे। नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर हो तो बेटा सर्विस दे दोगे। तो ये आपकी मेन एक्टिविटीज, जिससे आप क्या करते हो बेटा? रेवेन्यू जनरेट करते हो। ना ही ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रहा है, क्योंकि आपने कोई फंड रेज नहीं करा, कहीं से फाइनेंस नहीं करा अपने बिजनेस को, ना ही आपने कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव असेट खरीदी है। तो ये एक्टिविटी आपको पैसा ला के दे रही है। परचेस कर रहे हो तो परचेस करते वक्त आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो ये भी बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बेसिकली ये सब क्या है? हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस ही तो हैं, और बिजनेस के ऑपरेशंस ही तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन पैसा कहाँ से आता है? परचेज। सर परचेज करने से पैसा आता थोड़ी जा रहा है ना। तो बेटा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही तो परचेज किया आपने, ताकि मैं सामान खरीदूं तभी तो बेचूंगा, प्रॉफिट ऐड करके अपना। और एक और चीज, वो कोई भी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती, उसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बना देते हैं। आई बात समझ में? तो ये बेटा हिसाब किताब है। अब आगे बात करते हैं मेथड्स की, कि भाई सर सवाल की बात करो, सवाल कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो थ्योरी बता रहे हो आप। तो बेटा मेथड पे आ ही गए हम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए बेटा आपके पास क्या मेथड है? एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए एक ही मेथड है बेटा, वो है डायरेक्ट मेथड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए क्या है बेटा? ये भी यहां पे भी डायरेक्ट मेथड। आई बात समझ में? बेटा फर्क क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में? और यहीं पे तो बेटा डायरेक्ट मेथड का बहुत सिंपल बढ़िया मतलब है कि जिस चीज से पैसा आ रहा है उसको ऐड कर दो, जिस चीज से पैसा जा रहा है उसको लेस कर दो।
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ऐसा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी ऐसा होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया तो ऐसा होगा। लेकिन बेटा हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेथड है ही नहीं, हमें तो बोला है इनडायरेक्ट मेथड लगाने का और अपने जीवन में मुश्किलों को बढ़ाने का, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड बेटा बदतमीजी से भरा हुआ है, बच्चे होंगे परेशान इसको लेकर के। क्योंकि यहाँ पे तो कितना सिंपल था डायरेक्ट मेथड कि आपने सेल किया, पैसा आया ऐड कर दो, आपने परचेज किया, पैसा गया माइनस कर दो, जो बचा वो आपका कैश फ्लो, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। लेकिन नहीं, आपसे क्या करवाएंगे, ये इनडायरेक्ट मेथड करवाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड डाल दिया, बाकी सब सिंपल है, टेंशन मत लो कि बिल्डिंग खरीदोगे तो पैसा जाएगा तो माइनस कर दो, बिल्डिंग बेचोगे पैसा आएगा प्लस कर दो। तो ये तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल आएंगी। लेकिन मेन जंग कहाँ पे जीतनी है बेटा, हमें इनडायरेक्ट मेथड में जीतनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जिसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से कर ली उसका ये चैप्टर तो हो ही चुका है, समझ लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो थोड़ा उल्टा खेल है। खेल उल्टा ऐसे है कि आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपका प्रॉफिट दे रखा है उससे शुरुआत करनी है। तो आपको दो क्या कहते हैं ईयर दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और दोनों में आपको एसपीएल का बैलेंस दिया होता है, ठीक है। मान लो 2019 में 1 लाख था और 2020 में एसपीएल का बैलेंस 1.5 लाख था। तो बेटा इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है। तो पहले से ही 1 लाख था, ये 1,50,000 हुआ, तो इसका मतलब 50,000 रुपये इस साल का प्रॉफिट बढ़ गया है, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम डिफरेंस बिटवीन एसपीएल बैलेंसेस से शुरुआत करते हैं, फिर इसके अंदर हम कुछ काम करते हैं। हमें देखो, जितना, एक बात ध्यान रखना, जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो जरूरी नहीं है उतना कैश भी आपके पास हो, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे काम करते हैं। अगर हमारी सेल प्रॉपरली क्रेडिट सेल है तो हमें पैसा तो मिला नहीं, हमें पैसा तो मिला नहीं, ठीक है, लेकिन उसको हमने अपनी इनकम जरूर मान लिया। आ रही है बात समझ में, हमने उसको अपनी इनकम जरूर मान लिया, पैसा नहीं मिला हमें, अब इनकम मान लिया, फिर उसको पीएल में दिखाया तो प्रॉफिट आया, लेकिन जेब में क्या है, कद्दू, कुछ नहीं। तो बेटा जरूरी नहीं है कि जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो आपका कैश में हो। तो इसलिए अभी इसको ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैश में। देखो कैसे होता है। तो बेटा इसके अंदर हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो, जो प्रोविजंस बना रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, क्या एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं हम किसी को? मैंने जनरल रिजर्व बना लिया तो प्रॉफिट को थोड़ा कम कर, और रिजर्व क्या है, गुल्लक है, सेविंग्स है आपकी, पैसा किसी को पे नहीं किया, पैसा बिजनेस से कहीं गया नहीं, बस संभाल के रखा है। तो बेटा ये तो चीटिंग हो गई ना, हम प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे पास इतना ही पैसा बचा हुआ है, नहीं 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 नहीं। तो बेटा प्रोविजन, किसी की पेमेंट नहीं हुई है, ऐड बैक कर दो। रिजर्व, किसी की पेमेंट नहीं हुई है, ऐड बैक कर दो। प्रपोज डिविडेंड जो है बेटा, ऐड बैक कर दो। कौन सा वाला वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये वो आइटम्स हैं जो ना ही इन्वेस्टिंग का पार्ट बन पाई, ना ही ये बन पाई बेटा ऑपरेटिंग का, ना ही फाइनेंसिंग का पार्ट बन पाई। तो ऐसी चीजों को भी हम किसमें, इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। समझाता हूं मैं आपको, एक एक करके सारी चीज समझाता हूं। तो प्रोविजन तो समझ में आ चुका है। प्रोविजन और रिजर्व बेटा, हमने किसी की पेमेंट नहीं करी है रिजर्व और प्रोविजन की, तो इसलिए हमने जब पेमेंट नहीं करी तो हमने माइनस क्यों कर रखा है, प्रॉफिट में से तो माइनस ही हुआ है, तो इसलिए हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं। फिर प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड बेटा सिर्फ बोला है कि तुम्हें डिविडेंड देंगे, दिया क्या, नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया है। आई बात समझ में? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड बैक कर देंगे। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं बेटा लास्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की, और इसमें लिखा है ऐड भी कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो बिजनेस में नॉर्मली होती ही नहीं है, जैसे लॉटरी में आपको पैसे मिले, लॉटरी में आपका फायदा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपकी लॉटरी लग गई है तो क्या ये नॉर्मली बिजनेस में होता है? ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। तो बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या हम ऐसी चीजों को जगह देंगे? नहीं देंगे। हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, माइनस करो, अभी फिलहाल के लिए माइनस करो, जब तक हम एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो नहीं निकाल लेते तब तक के लिए माइनस कर दो। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो बेटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता तो कि मैं केस हार गया, केस किया था किसी कस्टमर ने कि भाई इन्होंने जो खाने का प्रोडक्ट बनाया था उसके अंदर
जहर मिला रखा था, कोई टपक गया उसके घर में, तो बेटा केस पे बहुत खर्चा, उसको क्लेम व्लेम देना पड़ा। क्या ये नॉर्मल बात है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, ठीक है। तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे इम्पैक्ट हटाने के लिए, क्योंकि जब हमने किसी को पेमेंट करी होगी तो हमारा प्रॉफिट कम आया होगा, हमने उसको एक्सपेंस कंसीडर किया होगा और हमारा प्रॉफिट कम आया होगा। तो बेटा ये ऑपरेटिंग नेचर की चीज नहीं है, भले ही फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग भी नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए उसको हम ऐड बैक कर देंगे कि भाई ये यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, हम इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। अब जब इतना कर लोगे बेटा तो फिर क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहे कैसी भी हो, पॉजिटिव फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, हमने उसको ऐड या लेस करके उसका इंपैक्ट हटा दिया। हमने बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स जो था वो हटा दिया, तो जो आपका नेट प्रॉफिट अब आया वो क्या है बेटा, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ओके जी। फिर बात करते हैं, जब इतना आ जाएगा तो इसके बाद क्या करोगे, ऐड या लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को। क्या ऐड या लेस करोगे बेटा, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को ऐड या लेस करोगे। सर क्यों करेंगे बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा एसपीएल के अंदर तो हर तरह की चीज आती है। अगर मैं बात करूं कि मैंने कहीं से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था मान लो, और मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, तो बेटा बैंक से लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में फाइनेंस ला रहे हो, पैसा ला रहे हो। अब उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई ना, क्योंकि अगर लोन ना लेते तो इंटरेस्ट ना पे करना पड़ता। तो इसलिए दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही नेचर की एक्टिविटी है, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है लेकिन वो एसपीएल में तो आती होगी, एसपीएल में तो दिखाते ही है ना, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर आपकी भाषा में बोले पीएल अकाउंट के अंदर तो दिखाते ही है ना, पीएल के डेबिट साइड में के इंटरेस्ट पेड। तो बेटा हम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग चीज क्यों बीच में आ रही है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है ना, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारे लिए। तो बेटा ऐसी चीजें जो हमारे एसपीएल में, उनको हटाओ। आपने एक बिल्डिंग बेची, उस पर प्रॉफिट हुआ, बेटा वो भी एसपीएल में आ रहा होगा, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए था, तो इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो उस प्रॉफिट को मैं माइनस करूंगा। तो इसलिए लिखा है ऐड करना पड़ सकता है और लेस भी करना पड़ सकता है हमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। और नॉन कैश तो बिल्कुल ही करना है। नॉन कैश क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन है या फिर अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, अब ये क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। तो वैल्यू कम हो रही है, क्या पेमेंट करनी पड़ रही है, क्या डेप्रिसिएशन की पेमेंट होती है, नहीं होती, नॉन कैश है। और जो नॉन कैश है वो माइनस हुआ पड़ा है, तो ऐड कर दो ना उसको। और जब आप इतना कर लोगे तो फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि आपने सारी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटा दी। क्या बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें अभी तक वर्किंग कैपिटल के चेंजेस नहीं हुए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जैसे ही आपको ये दिखाई दे, आप समझ जाओ कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी का जो झोल है उसको ठीक करना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसके अंदर हम ऐड और लेस करेंगे करंट असेट का इंक्रीज या डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज। तो बेटा करंट लायबिलिटी के बारे में आपको सीधा सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। करंट लायबिलिटी बेटा सीधी सीधी होती है, सीधी सीधी मतलब कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उतना माइनस कर देना। कि 1 लाख से 1,50,000 क्रेडिटर हो गए, 1 लाख के क्रेडिटर थे ओपनिंग में और क्लोजिंग में 1,50,000 के हो गए। तो इसका मतलब क्या, 50,000 रुपये इंक्रीज हुए हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर इंक्रीज होने का मतलब समझते हो कि मैंने किसी और से स्टॉक लिया और उसको पैसे नहीं दिए, और वो स्टॉक मेरे बिजनेस में है, तो जो स्टॉक मेरे बिजनेस में उसमें किसी और का पैसा है, तो अल्टीमेटली किसी और का पैसा मेरे बिजनेस में आ गया, तो बेटा ये इनफ्लो है। तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो इसलिए मैं प्लस करूंगा, क्योंकि ये इनफ्लो है। क्रेडिटर इंक्रीज इनफ्लो है, क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा बेटा मैं, तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो मैं माइनस करूंगा। और ऐसे ही करंट असेट जो है बेटा उल्टी सीधी होती है। क्यों उल्टी सीधी, कि प्लस करोगे तो माइनस करनी पड़ेगी, मतलब इंक्रीज करोगे तो माइनस करनी पड़ेगी, डिक्रीज करोगे तो प्लस करनी पड़ेगी। सर ये कौन सी तमीज है इसकी, तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेटर का एग्जांपल लेते हैं। डेटर एक करंट असेट है, करंट असेट है ना। अब डेटर अगर कम होंगे तो डेटर कम कब होते हैं,
जब वो पेमेंट कर देते हैं हमें, तो डेटर ने हमें पैसा दे दिया, तो हमें अपने डेटर्स को कम करना पड़ेगा। तो बेटा जब डेटर कम हो रहे तो इनफ्लो हो रहा है ना, तो करंट एसेट कम होती है तो इनफ्लो होता है। आई बात समझ में? अब जैसे हम करंट एसेट में इन्वेंट्री भी आती है। अब मान लो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्टॉक खरीदा होगा मैंने। अब स्टॉक खरीदा होगा तो पैसा गया होगा ना, तो वो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सीधी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब ये कर लोगे तो बेटा फिर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो बेसिक हम ऑपरेशन करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट हो रहा है। और हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को यही बोला था कि पहले हमें यहां तक पहुंच जाने दो, तुम चैन से बैठ जाओ, तब तक तुम्हारे इंपैक्ट हटा रहे हैं हम। हमें पता है तुम्हें इन्वेस्टिंग वाले भी अपनाएंगे नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले भी नहीं अपनाएंगे, हम तुम्हें अपनाएंगे, लेकिन सब्र करो। ठीक है, और अपनाएंगे सबसे एंड में। तुम बिना वजह हमारे एसपीएल में घुसाए थे, तुम्हारा इंपैक्ट हटाना पड़ रहा है, एंड में तुम्हारा इंपैक्ट दिखाएंगे। तो बेटा एंड में क्या करेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स के प्रोविजन ही बनाया, एक्चुअल में टैक्स इतना है नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बेटा प्रोविजन तो हमने एड बैक कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ टैक्स पे होगा। साल के एंड तक जाकर के कुछ तो टैक्स एक्चुअल में पे होगा। प्रोविजन से मतलब नहीं है एक्चुअल में कितना पे हो रहा है, और जो एक्चुअल में पे हो रहा है वो तो पैसा जा ही रहा है ना, तो बेटा वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कि भाई हम लॉटरी जीते थे, तो बेटा वो हमारी इनकम को, एसपीएल की इनकम को इंक्रीज कर दिया था बिना वजह, जो कि अभी हमें करना नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, उस इनकम को माइनस कर दिया था। अब बेटा वो फाइनेंसिंग वाले भी उसको आने नहीं दे रहे अपने पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले भी अपने पास नहीं आने दे रहे, तो हम बोलते हैं रुको अब आओ तुम। ठीक है, हम लॉटरी में जीते थे, तो बेटा ये कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे आकर ऐड होगा। और इसका उल्टा हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई हमारा एक कस्टमर ने हम पे केस कर दिया था, उस कस्टमर को हमें कंपनसेशन देना पड़ रहा है। अब कंपनसेशन देना पड़ रहा है, नुकसान हो गया भाई, और नुकसान का मतलब क्या कि हमारा प्रॉफिट माइनस, तो बेटा हमारा प्रॉफिट माइनस, तो हमने ऐड बैक कर दिया था कि हमने कहा पहले यहाँ कैश जनरेट कितना करा हमने ऑपरेशन से वो पता लगा लेने दो, उसके बाद तुम्हें देखेंगे। तो बेटा एक्चुअल में माइनस तो ये एसपीएल में ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको लेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। और जब इतना कर लोगे फिर आएगा बेटा कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से टोटल में कितना कैश इनफ्लो हुआ यानी आया, या फिर आउटफ्लो, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, अगर ये देखो आप अगर अपनी बुक में इसका फॉर्मेट देखने जाओगे, बहुत बड़ा फॉर्मेट दे रखा है और पूरे को मैंने शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, और ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको एक दो बार देखो, फिर अपनी बुक खोलो, फॉर्मेट समझो कि अच्छा यही तो बता रहे हैं। बस बुक के अंदर रायता फैला रखा है, मैंने उस रायते को थोड़ा सिंपल किया है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी आपको सीखनी बाकी हैं, जैसे फिक्स्ड असेट अकाउंट आपको बनाना पड़ जाएगा कई बार। ठीक है, तो नॉर्मल अकाउंट बना के देखो, बाद में देखेंगे कैश फ्लो पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो बेटा असेट अकाउंट है तो इसकी जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। अगर मुझे कोई असेट खरीदनी है तो बेटा कहाँ पे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, असेट परचेज्ड, असेट परचेज्ड। ठीक, डेप्रिसिएशन लगेगा तो बेटा कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अगर मुझे असेट बेचनी है तो बेटा क्या करूंगा, बाय बैंक, असेट सोल्ड। अगर बेटा मुझे असेट बेचने पर नुकसान हुआ तो एसपीएल में वो नुकसान आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, और अगर हमें प्रॉफिट हो गया बेटा असेट बेच करके, तो फिर एसपीएल यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, दोनों में से एक ही काम होगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है बेटा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं कि इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, जो भी बैलेंसेस हैं, चाहे इस अकाउंट के हो चाहे किसी भी अकाउंट के हो, बैलेंसेस का कोई रोल नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिलहाल के लिए। फिर डेप्रिसिएशन की बात करें बेटा, डेप्रिसिएशन आपको पता ही है,
डेप्रिसिएशन क्या होगा, नॉन कैश था बेटा, ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने अगर असेट परचेज करी है तो बेटा असेट परचेज करना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और परचेज करी तो पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, है ना। अगर मैंने असेट सेल करी है बेटा, ये भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया था, तो बेटा ये ऐड हो जाएगा क्योंकि बेचने पे पैसा आता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये ऐड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। फिर प्रॉफिट ऑन सेल, अगर मैंने असेट बेची और प्रॉफिट हुआ बेटा एसपीएल में आ गया, एसपीएल में आ गया तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्या बेटा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। और ये प्रॉफिट है, बिना वजह प्रॉफिट बढ़ा रहा है वो एसपीएल का, तो माइनस करो इसको, माइनस होगा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक। अब बेटा ये देखो लॉस हो गया सेल करने पे असेट को, बेटा ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम हुआ, और ये हमारे एसपीएल के बैलेंस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ऐड बैक कर दो। जब तेरा लेना देना नहीं, हमारे बैलेंस को क्यों परेशान कर रहा है, माइनस क्यों करा, प्लस करो इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, बहुत सिंपल। फिर अगर हम बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की, तो ये भी बेटा जानना बहुत जरूरी है। प्रपोज डिविडेंड, अब बेटा ये प्रपोज डिविडेंड क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने मीटिंग में सारे शेयर होल्डर को बोल दिया इतना डिविडेंड हम तुम्हें देंगे, अब जब देंगे बोल दिया तो भाई अब वो उनकी लाइबिलिटी बन चुका है। अब जब वो लाइबिलिटी बन चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइबिलिटी साइड पे इसका बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। आई बात समझ में। अब जब बेटा पेमेंट करेंगे हम, तो बेटा पेमेंट कहाँ से होगी, इधर होगी, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या है बेटा डिविडेंड पेड, और जो भी बेटा हम यहाँ पे लिखाएंगे वो एसपीएल में दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में पता है सिर्फ यही इतनी ही इंफॉर्मेशन फिलहाल 12th तक दी होती है, और वो दी होती है ये बेटा जो हमारा प्रीवियस बैलेंस है वो हम इस साल पे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो इस साल पे करेंगे, और जो ये है वो अगले साल पे करेंगे, ऐसा होगा बेटा। माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो हम पे करेंगे ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। और जब ये क्या कहते हैं हम, एक मिनट रुको जरा, ये ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्योंकि डिविडेंड ऐड होते हैं हम, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बेटा कहाँ पे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक। फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की, ये भी बड़ा कमाल का होता है बेटा। प्रोविजन भी क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। इसको अमाउंट के साथ करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो आपका जो प्रोविजन पहले से है वो 10,000 रुपये का बना हुआ है, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी वो मान लो 15,000 का है, ठीक है। आपने जो टैक्स पे किया है आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, तो हमने टैक्स पे किया है टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, कितना बेटा 85,000, आपने टैक्स कितना पे किया 85,000, तो बेटा इन दोनों टोटल करके माइनस करो, क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है बाय एसपीएल, ये क्या है बेटा प्रोविजन क्रिएटेड, हमने जो प्रोविजन बनाया वो 90,000 रुपये का बनाया है, तो बेटा जो प्रोविजन है वो एसपीएल से माइनस हो रहा होगा, तो बेटा ये प्लस कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ऊपर प्लस हुआ था ना, नीचे आकर के जो टैक्स पे हुआ था वो माइनस हुआ था जब नीचे लास्ट में हम लिख रहे थे, तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये माइनस होगा, कहाँ पे बेटा नीचे। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डायरेक्ट मेथड आता है,
तो बेटा कुछ चीज़ें प्लस होंगी, कुछ चीज़ें माइनस होंगी, बस ये ध्यान रख लो। और ध्यान भी क्या रखना, कॉमन सेंस वाली बातें हैं बेटा। आप जब कोई भी असेट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद नहीं बेच रहे हैं, असेट क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं। असेट सोल्ड जो होगी बेटा उससे पैसा आएगा, ऐड कर देना, ठीक है। आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो बेटा आपने अगर बिल्डिंग ना खरीदी होती, इन्वेस्टमेंट ना करी होती, तो आपको क्या कहते हैं, ये रेंट नहीं मिलता, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक। आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो भी बेटा आपने किसी और कंपनी के असेट्स में, सॉरी शेयर्स में इन्वेस्ट ना किया होता, तब तक आपको ये नहीं मिलने वाला था। आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो आपने किसी को उधार पैसा ना दिया होता, और जिसको आपने उधार पैसा दिया वो भी आपका क्या है बेटा, वो आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और बेटा यहाँ पे आपने अगर असेट बोलो और इन्वेस्टमेंट भी बोल लो ना बेटा। असेट की बात कर लो, इन्वेस्टमेंट की बात कर लो। अगर आपने परचेज करी है तो बेटा आपका पैसा जा रहा है, तो माइनस करोगे ना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, आप खुद सोचो भाई, प्रॉपर्टी डीलर को बोला भाई मकान दिखा दो, बढ़िया सा एक लेना है हमें, आपने मकान लिया, बिल्डिंग ली, तो आप बताओ ब्रोकरेज पे करोगे ना, तो किस वजह से करो, इन्वेस्टमेंट की वजह से कर रहे हो। आ रही है बात समझ में। फिर अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, देखते हैं बेटा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर या शेयर आपने इशू कर दिए, डिवेंचर या शेयर आपने इशू कर दिए, तो बेटा आपको पैसा मिलेगा, तो ये इनफ्लो है, ठीक है। अब अगर हम रिसीव करने की बात माइनस करने की बात करें, तो बेटा अगर आपने रिडीम किए क्या, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर्स, तो बेटा आपका पैसा जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीम तो होते नहीं है। आ रही है बात समझ में। आपने क्या करा बेटा, आपने बैंक से लोन लिया है ना, बैंक लोन, तो बेटा तब भी तो पैसा आ रहा है। यहाँ पे उसका उल्टा, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो बेटा पैसा फिर जा रहा है। आपने बेटा डिविडेंड पे किया, क्योंकि आपने लोगों को शेयर इशू किए थे, तो बेटा वो खर्चा है, डिविडेंड पेड, ठीक है। आपने डिवेंचर इशू किए थे, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, इंटरेस्ट पेड, ये सारी चीजें। और क्या, कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, आपने किसी एजेंसी को बोला, किसी इंसान को बोला कि भाई हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो आप इशू करवा दो, वो उसके बदले कमीशन चार्ज कर रहे हैं, आपकी अंडरराइटिंग कमीशन, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको पढ़ोगे, आपको खुद देख के समझ में आ रहा है, हाँ हाँ ये तो बात सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपकी पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर हो जाता है, आराम से हो जाता है। बस प्रैक्टिस अब इसकी होगी। अब आपने वन शॉट देख लिया, इसके प्रैक्टिस का सेशन आने वाला है, उसमें बेटा अच्छे से करना। अभी खुद छोटे मोटे क्वेश्चन घर पर ट्राई करो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी साथ जुड़े रहो, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो। और अपनी तैयारी के लिए अगर आपको लाइव बैचेस चाहिए तो वो भी बेटा अवेलेबल है। कोई सा भी बैच जो आप अब रिसेंटली आया है उसको आप लेने के लिए क्या कर सकते हो, Y550 कोड लगा सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अड्डा की बुक्स CUT के लिए और मॉक टेस्ट अगर आपको लेने, तो कोड क्या लगाएंगे बेटा, Y550S, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्या करना, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, आपको पहली वेबसाइट जो दिखेगी क्या है बेटा, adda247.com। फिर यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बेटा CUT UG पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे CUT कॉमर्स पे क्लिक करना है। फिर आपको जो भी बैच लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे और आप क्या लगाएंगे बेटा, कोड लगाएंगे Y550। क्या लगाएंगे बेटा, Y550 कोड लगाएंगे। देख लो, कोई भी बैच लेना हो, कभी भी कोई भी बैच लेना हो, ये डिस्काउंट आपको, ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, अप्लाई करो। जो लगभग 12,000 का कोर्स दिखाई दे रहा था उस पर 2,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट है, 9959 की आपको कॉस्ट आ रही है।
और आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सारे डोमेन कराए जा रहे हैं ये वाले। आपको लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश कराई जा रही है, और आपका जो जीटी है, जीटी भी कंप्लीटली कवर कराया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया, आज का जो सेशन था वो क्लियर हो गया। एंड आप भाई कैसे सपोर्ट करोगे इन क्लासेस को? लाइक करके, शेयर करके, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आ रही है, प्रैक्टिस अभी होनी बाकी है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो आपके लिए यहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं CUT 2025 को लेकर के, या बाकी आपके जो क्लास 12th है उसके लिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। पढ़ते रहो।